Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridhi Kilor and this is the fourth class of the Lux 2022 सीरीज, जिसके अंदर हम पिछले पूरे एक साल के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। ये वाली क्लास जो है इसके अंदर हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, लेकिन लक्ष्य 2022 जो सीरीज है इसके अंदर पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक्स द अकीलीज हील ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट जिन्होंने कॉमर्स ले रखा था ग्रेजुएशन में। साइंस एंड टेक कहाँ से करना है, नो आइडिया, राइट। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑब्वियसली सर्टेन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग। मतलब कि लक्ष्य वाली सीरीज के अंदर हम ये सारे के सारे सब्जेक्ट के पिछले के जो एक साल के करंट अफेयर्स हैं उनकी न्यूज और उन न्यूज से एसोसिएटेड जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ द टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने की, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। By now you probably already know कि लक्ष्य की एक क्लास शाम को 6 बजे आती है हर रोज, 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक आएगी, 22 अप्रैल से लेके 21 मई तक। और आज सुबह एक क्लास 11 बजे भी आई थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, 25 अप्रैल से बेसिकली। तो अब रोज सुबह 11 बजे भी एक लक्ष्य की क्लास होगी और एक शाम को 6 बजे भी लक्ष्य की क्लास होगी। सो इफ you are appearing for UPSC prelims 2022 you should actually follow this current affairs class। basically इन सारे सब्जेक्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको रिवाइज करने का जो सबसे सिंपल और सरल तरीका है that would be done with this series। ये वाली क्लास है फोर्थ क्लास पॉलिटी की। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी न्यूज और उसके बाद इसको करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम किसी भी एक न्यूज को पिक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि गोवा की एक न्यूज है, वर्डिक्ट ऑफ द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कंट्रोवर्सी रेज की है एंटी डिफेक्शन लॉ की इफेक्टिवनेस पे। हमारे देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के MLA या MP सीट बदल लेते हैं किसी भी लालच में या पोजीशन में या पैसा देकर। इस चीज को रोकने के लिए कि कोई MP MLA अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी पे ना चला जाए, ग्रीड के चक्कर में, एल्योरमेंट के चक्कर में या किसी थ्रेट के चक्कर में, 1985 में एक लॉ बनाया गया जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब कि डिफेक्ट ना कर पाए MLA और MPs। गोवा बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है, उन्होंने बेसिकली सडनली एक क्वेश्चन रेज किया कि हैज इट एक्चुअली बीन इफेक्टिव, उसकी डिफेक्शन रोकने के लिए या नहीं रोकने के लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बेसिकली एक स्पेसिफिकली मुकुल रॉय के डिस्क्वालिफिकेशन जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत होनी है उसके ऊपर एक पिटीशन दायर किया है। बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ है मायावती जी, उन्होंने भी कहा कि हमें एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट करना होगा। वाई? क्योंकि रिसेंटली उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे और ऐसा देखा गया कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने से पहले बड़े सारे से MLAs ने जो बेसिकली पार्टीज को बदला था, एक पार्टी दूसरी पार्टी से वो स्विच किए थे। सो द क्वेश्चन इज दैट दिस रेजेस द क्वेश्चन कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, इज इट रियली इफेक्टिव? 1985 से लेकर 2022 के बीच में क्या वो उसका जो उद्देश्य था, द ऑब्जेक्टिव था कि डिफेक्शन को रोका जाएगा, हैज इट बीन सक्सेसफुल और नॉट? हमारे लिए यहाँ पे स्टैटिक में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि बेसिकली डिफेक्शन होती क्या है और किस किस बेसिस के ऊपर डिफेक्शन की जा सकती है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ MP MLAs के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्शन के रूल्स होते हैं। चलिए उनको देखते हैं। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये इसके अंदर वो प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पर MP या MLA को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हर बार पार्टी बदलना डिफेक्शन नहीं माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर चुनावों से पहले पार्टी बदल लोगे तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज डिफेक्शन। The BSP चीफ मायावती इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट दैट ऑल्सो कि भाई चुनावों के पहले भी जो पार्टियां बदल रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी सम पार्ट ऑफ डिफेक्शन, वो भी एक प्रकार की डिफेक्शन ही है। लेकिन अभी लीगली उसको डिफेक्शन नहीं माना जाता है अगर इलेक्शंस होने से पहले पहले कोई पार्टी बदल लेता है। देखो, 3 प्रकार के मेंबर होते हैं। सबसे पहले मेंबर ऑफ द हाउस, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट लेके बेसिकली MLA बन चुका है या MP बन चुका है, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो चुका है। वो डिस्क्वालीफाई कैसे होता है? सबसे पहले अगर वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है। बीजेपी की सीट के ऊपर मैं MP बना था लेकिन मैंने वॉलंटरली अपनी बीजेपी की, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो सीट थी वो छोड़ दी, दैट वुड बी कंसिडर्ड अ डिफेक्शन। वोट और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन हाउस कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन इश्यूज बाय द पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी हाउस के अंदर, लोकसभा में या फिर विधानसभा में वोटिंग होती है तो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देती है कि आपको यस करना है या नो करना है। ऐसे में अगर वो नो कर देता, मतलब ऑर्डर यस के आए थे लेकिन वो नो कर देगा, तो टेक्निकली इसका मतलब यह है कि वो पार्टी के अगेंस्ट चला गया है, एक प्रकार की डिफेक्शन कर दिया, क्योंकि उसका नो करना ओपोजिशन के सपोर्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब उसने नो वोटिंग की, हाँ की वोटिंग बोली गई थी लेकिन उसने वोटिंग कर दी नो की, सो दैट मींस ही इज इन सपोर्ट ऑफ द ओपोजिशन, यानी वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अ डिफेक्शन।
लेकिन यह बात याद रखना कि जो ये वोटिंग का मुद्दा है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी का विप था, जैसा वो वोट करवाना चाहती थी, उसके अगेंस्ट वोट करना सिर्फ और सिर्फ तभी अलाउड है जब या तो वो प्रायर परमिशन ले ले, भाई कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा है, कोई उसके दिल के करीब का कोई इशू है, एंड ही सेड कि मैं इसके ऊपर नो ही वोट करना चाहता हूं, दो द होल पॉलिटिकल पार्टी विल प्ले यस। तो अगर दिस रेयरली हैपन्स, ऐसा होगा नहीं कभी भी, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी ने परमिशन दे दी तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। सच ए एक्ट इज नॉट कंडोन्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर उसको माफी मिल जाती है, ठीक है। अगर 15 दिन में माफी नहीं मिली तो बेसिकली वो डिफेक्शन है। सो वी आर एक्चुअली लर्निंग कि डिफेक्शन किस किस चीज को कहा जाता है। जो सिटिंग एमएलए और एमपी होते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट के ऊपर एमएलए या एमपी बने हैं, वो डिफेक्ट होते हैं, उनको डिफेक्टिव, उनको माना जाएगा कि उन्होंने डिफेक्ट कर दिया पॉलिटिकल पार्टी जब वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप दे दें, पहली वाली बात। दूसरा, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी ने सस्पेंड किया है, सो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड अ डिफेक्शन। वॉलंटरली उनको अपनी सीट छोड़नी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी पड़ेगी। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी का वोट का कहना है, मतलब कि जो विप है, जो ऑर्डर है, उसको मना कर देना। दो, अगर परमिशन लेके मना किया है या फिर उन्होंने माफी ले ली है गलती करने के ऊपर, तो कोई डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। दूसरा, देयर आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स। कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स के बजाय खुद इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के अगर वो जीत जाए और उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इस चीज को डिफेक्शन माना जाता है आफ्टर द इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन तो इंडिपेंडेंट लड़ा था, लेकिन अब जीत गया है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली उसने, दैट वुड बी कंसीडर्ड अ डिफेक्शन। तो ये इंडिपेंडेंट मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये कह के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बेसिकली ये अलाउड नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट मेंबर सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से, एक्सटर्नल सपोर्ट, बट दे कांट ज्वाइन दी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस के बाद। अगर ऐसा करेंगे तो बेसिकली कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद तीसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर इस समय लोकसभा में तो नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं। अगर ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर जो 12 होते हैं, if he joins political party after expiry of 6 months from the date he takes the seat of the house, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास एक परमिशन है कि विद इन 6 मंथ्स, अगर आप जब आपको नॉमिनेट किया गया है सीट के ऊपर, विद इन 6 मंथ्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो आपको अलाउड है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे तो दैट वुड बी कंसीडर्ड डिफेक्शन। तो आपको 6 महीने का टाइम है सोचने समझने का कि डू यू वांट टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। इफ यस, गुड। इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी तो 6 महीने के बाद करिएगा नहीं, क्योंकि दैट वुड बी कंसीडर्ड एंटी डिफेक्शन। कुछ एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन के लिए, जैसे कि इट अलाउज पार्टी टू मर्ज विद अदर पार्टी इफ 2/3 ऑफ पार्टी मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ इट। तो अगर इकट्ठे 66% लोग डिफेक्ट करें तो उसको डिफेक्शन नहीं कहते। वैसे लॉजिकल वाली बात है। डिफेक्शन का मतलब अगर रोकने के लिए किसको था कि जो इंडिविजुअल एमपी एमएलएज हैं उनको कोई पैसा लेके या लालच देके बेसिकली अपनी तरफ ना मिला ले। लेकिन अगर 66% ऑफ पीपल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो ये डिफेक्शन थोड़ी ना हुआ। ये तो लॉजिकल बात होगी कि भाई अब कुछ मुद्दा ऐसा ही हो चुका है कि वो पॉलिटिकल पार्टी दूसरे में मर्ज ही हो गई कंप्लीटली। सो 2/3 अगर पार्टी के मेंबर्स मर्ज करते हैं किसी और पार्टी के साथ तो इस चीज को डिफेक्शन नहीं माना जाता है। इलेक्टेड स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, दे कैन रिजाइन विदाउट इनवाइटिंग एंटी डिफेक्शन क्लॉज। तो जैसे हमारी जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो बेसिकली रूलिंग पार्टी से होते हैं, जैसे प्रेजेंटली जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो बीजेपी से हैं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द न्यूट्रलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अगर वो चाहें तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इस रेजिग्नेशन को डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। इट डजंट अप्लाई टू एनीबडी एल्स। अगर दूसरे कोई एमपी एमएलए रिजाइन करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वॉलंटरली, सो दैट इज कंसीडर्ड डिफेक्शन। बट अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगर रिजाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, सो दैट इज कंसीडर कि उन्होंने न्यूट्रलिटी के मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में किया है, इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करता है कि भाई इस बंदे ने डिफेक्ट किया है और इसको बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा में चेयरमैन हो गए और बेसिकली लोकसभा में स्पीकर हो गए और विधानसभा के अंदर जो स्पीकर हो गए, ये बंदा डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन के। ऑल्सो स्पीकर के पास ही पावर होती है कि जो 10th शेड्यूल के प्रोविजंस हैं उनको किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने योग्य है। जब लॉ बनाया गया था तो लॉ में ऐसा कहा गया था कि जो स्पीकर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, उसका जो डिसीजन है एज फार एज द एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंसर्न दैट इज फाइनल। ये फाइनल है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली चेंज कर दिया इन कियोटो होलोहान केस। नाम याद करिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में यूपीएससी काफी इंटरेस्टेड रहता है पूछने में। व्हेनेवर एंटी डिफेक्शन लॉज कम, अगर क्वेश्चन में आपने कियोटो होलोहान केस का नाम लिख दिया तो आपको काफी नंबर मिलेंगे। कियोटो होलोहान केस के अंदर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होगा इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो डिस्क्वालिफाइड एमपी या एमएलए है वो स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में कि इन्होंने सही किया था या गलत किया था। इट वाज अर्लियर नॉट डन, एटलीस्ट द लॉ सेज कि बेसिकली इट इज द फाइनल डिसीजन एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, बट कोर्ट कहती है कि जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस। तो प्रेजेंटली एट दिस टाइम ये नहीं है। यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम जो है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, द प्रॉब्लम इज दैट कि देयर हैज बीन नो टाइम लिमिट व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफिसर टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन प्ले। तो मतलब कि अगर कोई एमपी या कोई एमएलए डिफेक्ट करता है, लेट्स से हाइपोथेटिकली डिफेक्ट करता है, सो द स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई करने में कितना टाइम लेता है कितना नहीं लेता है, दैट इज एक्चुअली प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर। मतलब कि 6 महीने तक उसको डिस्क्वालीफाई ना करे, 1 साल तक ना करे, 2 साल तक ना करे, दिस इज बेसिकली वन काइंड ऑफ अ रिफॉर्म दैट इज रिक्वायर्ड इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। एक मतलब इसी प्रकार यही तो डिबेट है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाओ और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाओ, क्योंकि ऐसे लूपहोल कई बार पॉलिटिकली यूज किए जाते हैं टू एक्सटेंड द डिफेक्शन। और अब सोचो अगर डिसीजन लेने का कोई टाइम लिमिट नहीं है और विधानसभा में या लोकसभा में सिर्फ या 1 से 1.5 साल का समय रह गया है और स्पीकर अगले 1 से 1.5 साल तक डिसीजन ही ना दे, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ देन? उसके बाद तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना था उसका टर्म। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 1950 जो है वो मेंस सिलेबस का पार्ट है। रिसेंटली इलेक्शन लॉ ने अमेंडमेंट पास की है। इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट पास की है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 को अमेंड किया गया है। अब एक सिंपल सी अमेंडमेंट है इसमें कि बेसिकली जो हमारा इलेक्टोरल रोल होता है जिसके अंदर वोटिंग लिस्ट मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम लिखा जाता है, उसको आधार से लिंक करने का प्रोविजन बनाया गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा। लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार। अब ये मैंडेटरी नहीं है, जब भी आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के पास जाएंगे तो जो वहां पर पोलिंग ऑफिसर होगा, जो भी ऑफिशियल्स होंगे, दे विल आस्क फॉर योर आधार, वो अपना आधार नंबर पूछेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरे सेंट्रल जो दूसरे डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं यू कैन गिव दैट, बट इन जनरल बेसिकली ये एक अब मुहिम चली है कि जो आधार का जो डेटा है उसको बेसिकली इलेक्टोरल रोल डेटा के साथ जोड़ दिया जाए, जो कि अभी भी रिसेंटली एक अमेंडमेंट के द्वारा पास की गई है। There are some minor amendments also कि the bill amends qualifying date from January 1, April 1, July 1 और October 1 कि भाई आप इलेक्टोरल रोल में कब अपना नाम लिखवाओगे। तो सपोज कीजिए आपका बर्थडे था 3 जनवरी को, 3 जनवरी को आप 18 साल के हो गए, तो अब आपका नाम 1 जनवरी को नहीं जाएगा, तो वो तो क्वालिफाइंग डेट हो चुकी है। अब आपका नाम जाएगा 1 अप्रैल को, 2 महीने 3 महीने के बाद आपको लिखवाना पड़ेगा। नथिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट। एक नया इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट हुआ है कि जो भी हमारे इलेक्टोरल फॉर्म्स हुआ करते थे, वोटिंग के लिए जो फॉर्म बनवा देते थे, उसके अंदर जो है जनरल न्यूट्रल प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। वहाँ पे वाइफ को हटाकर अब वर्ड रख दिया गया है स्पाउस। सो चाहे हस्बैंड बनवा रहा हो चाहे वाइफ बना रहा हो, दोनों के अंदर बेसिकली एक ही वर्ड होगा, स्पाउस लिखा होगा। सेकेंड, रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रीमिसेस फॉर द इलेक्शन पर्पसेस हैज बीन एक्सपेंडेड। आपको मालूम है कि जैसे जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं वो बेसिकली किसी स्कूल में या किसी सरकारी गवर्नमेंट की किसी बिल्डिंग के अंदर, हेल्थ सेंटर के अंदर कभी कभी लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टोरेज होती है पोलिंग बॉक्सेस की या फिर जो काउंटिंग होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट को अपने प्रीमाइसेस में करने पड़ते थे। इस नए अमेंडमेंट के बाद वो काउंटिंग के लिए भी उन स्कूल्स को या हेल्थ सेंटर्स को या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को रिक्विजिशन कर सकते हैं। वोटिंग मशीन को जरूरत पड़ती है स्टोर करने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अकोमोडेशन देने के लिए। सो दिस हैज जस्ट बीन एक्सपेंडेड, सो नथिंग मच, बट हाँ आधार वाला एक्चुअली में खास इंपॉर्टेंट वाली बात है। इसमें एक प्रीलिम संबंधित जो फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो लिमिट होती है पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनको इंक्रीज कर दिया गया है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि सर कौन फॉलो करता है, कोई भी फॉलो नहीं करता, बट दैट इज अ कंसर्न फॉर द मेंस क्वेश्चन। अभी हमें यहाँ पे प्रीलिम्स में सिर्फ फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव डेटा रखना है कि क्या है इलेक्शन एक्सपेंडिचर। इमेजिन कीजिए कि लोकसभा की जब सीटें होती हैं, ठीक है, जो 543 लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं जिसमें 543 एमपीज को चुना जाता है, उसके अंदर जो बड़ी स्टेट है वहां पे जो कोई कैंडिडेट को सिर्फ 95 लाख रुपए खर्च करने की परमिशन है, और जो छोटी स्टेट्स है वहां पे 75 लाख। और जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें बड़ी स्टेट्स में सिर्फ 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और जो छोटी स्टेट्स है वहां पर सिर्फ 28 लाख। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज फिगर। इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो बेसिकली हमें मेंस में करना है। सो हाईएस्ट expenditure that a candidate can do during the elections for the Lok Sabha is 95 lakhs rupees, और during the elections of a Vidhan Sabha is basically 40 lakhs rupees। ये maximum limit है election expenditure करने की। ECI, Election Commission of India जो है,
कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर द कॉम्पिटिंग एन इलेक्शन। ऑब्वियसली जैसे कि भाई इलेक्शन सपोज कीजिए कि लोकसभा खत्म होनी है जरूरत पड़ने पर मई में, तो उसके 2, 3, 4, 5 महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस करवाना स्टार्ट कर देता है। इमरजेंसी में, किसी पर्टिकुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में इट कैन एक्सटेंड द टाइम, बट जनरली यूजुअली ऐसी एक्सटेंशन को इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है कि इट डज नॉट गो बियॉन्ड द डेट ऑफ द नॉर्मल डिसोल्यूशन। हर एक लोकसभा का और विधानसभा का जो टर्म है वो होता है 5 साल का, राइट, 5 ईयर्स का। तो कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि इलेक्शंस जो है वो 5 साल उनका टर्म खत्म होने से पहले पहले किया जाए, और कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा का जो टर्म है दैट कैन बी एक्सटेंडेड, बट इन स्पेसिफिक इमरजेंसी केसेस, या तो वॉर या ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के तहत एक बार करा जा सकता है। और जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद कितने देर तक प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उसके बाद उसमें इलेक्शन कैसे होंगे। लेकिन अगर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो रखा हो तो इलेक्शन कमीशन परमिशन दे सकता है कि अभी इलेक्शंस को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जा सकता है। दैट इज इट। इससे संबंधित और कोई मुद्दा नहीं है। गवर्नर हर साल न्यूज में रहते हैं। गवर्नर का जो आर्टिकल है और जो गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोजीशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो रेगुलरली उसके बीच में न्यूज रहते हैं। बेसिकली इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी का अर्थ होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। गवर्नर इज कंसिडर्ड एन एजेंट ऑफ स्टेट, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में देयर इज ऑलवेज अ वॉर ऑफ टर्फ, राइट। पावर के बीच, पावर से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ वॉर होती है। केरला गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नर ऑफिस की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है गवर्नर ऑफिस की। वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है, उनसे एसोसिएटेड सेवरल क्लैशेस होते जा रहे हैं। इंडीड इट हैज प्रोबेबली हैपेंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एक्चुअली ब्लॉक्ड गवर्नर ऑन ट्विटर। मतलब इतनी ज्यादा एनिमोसिटी हो गई कि ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया गवर्नर को। डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल टू द गवर्नर। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि गवर्नर की पार्डनरिंग पावर्स अंडर दी 433A। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पार्डनिंग पावर्स होती है, यानी कि किसी को जेल दी गई है, किसी को उम्र कैद की सजा है, किसी को मौत की सजा है, तो उसको माफ करना या उसको कम करना, उसको एक मर्सी पिटीशन दायर किया जा सकता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास। उन पार्डनिंग पावर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। देखिए, व्हेन वी हैव टू स्टडी गवर्नर वी ऑलवेज हैव टू स्टडी इन कंपैरेटिव एनालिसिस विद द प्रेसिडेंट। तो अगर आप जब आज रिवाइज करोगे गवर्नर का चैप्टर तो उसको हमेशा प्रेसिडेंट के साथ में करना। प्रेसिडेंट की जो एनालॉजी है स्टेट के ऊपर, उसको गवर्नर माना जाता है, राइट। सो इन द सेंटर इट इज प्रेसिडेंट, इज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड इन द स्टेट इट इज द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, बट देयर आर सटल डिफरेंसेस आल्सो। सो फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिशनरी पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। लेकिन उसके पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन एज इन कि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उसको उस समय, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है तो इस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुनना जरूरी नहीं है। सो दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। Governor, on the other hand, has actually much more expensive powers than the president. Interestingly, right? गवर्नर के पास ये सारी सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो कि प्रेसिडेंट के पास है वो तो है ही है, रादर गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जिसमें गवर्नर अपनी खुद की मतलब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानना जरूरी नहीं है, ना ही उनसे कंकर करना। जैसे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई बिल पास कर रही है और उस बिल को गवर्नर रिजर्व करना चाहते हैं प्रेसिडेंट के लिए, Governor can do it without the advice of Council of Ministers, on his own discretion, on his own choice. Recommendation of President rule in the state. अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या फिर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की वेट नहीं करेगा कि प्लीज एडवाइस मी टू गिव प्रेसिडेंट रूल। दैट इज ऑल्सो डन बाय द चॉइस ऑफ द गवर्नर हिमसेल्फ। अगर उसको लगता है सब्जेक्टिवली कि दिस इज सपोज टू कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए तो वो एडवाइस कर सकता है। Governor is giving additional charge as an administrator of a union territory. Determine amount payable. There are certain autonomous tribal district council in Assam, Meghalaya, Tripura और मिजोरम, AMTM से अगर आप याद करना चाहें तो
AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। यहां पर जो ट्राइबल, देयर आर 10 इन नंबर, जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रॉयल्टी कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी ये भी बेसिकली गवर्नर का खुद का डिसीजन होता है, डिस्क्रिशन होती है बेसिकली, ही हैव अ चॉइस इन डिसाइडिंग व्हाट इज दिस। व्हेन गवर्नर कॉल्स चीफ मिनिस्टर टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लीगल अफेयर्स, उसके साथ साथ देयर आर सिचुएशनल डिस्क्रिशन। ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो है ये प्रेसिडेंट के पास भी है। ओके, इंडीड प्रेसिडेंट हैज ओनली 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशंस इन द कंट्री, और उसके अलावा उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। जैसे कि जब किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो इलेक्शंस के बाद, तो किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है, गवर्नमेंट कैन टेक अ जजमेंटल कॉल ऑन दैट। सिमिलरली अगर लोकसभा में किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो तो कौन प्राइम मिनिस्टर को, किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, यहां पे प्रेसिडेंट ड्यू टू द सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन अपनी जजमेंट कॉल ले सकता है। उसके पास डिस्क्रिशन होती है, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन। डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिमिलरली प्रेसिडेंट भी बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, और जब अगर वो लूज मेजॉरिटी करे तो इवन विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बेसिकली जो लोकसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द केस ऑफ द गवर्नर, उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। दीज आर 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन शेयर्ड बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। इसके अलावा गवर्नर के पास है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। देर आर सर्टेन सिचुएशन जिसमें गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसल्ट तो करना है, बट उसके बाद उस कंसल्टेशन का मतलब मैंडेटरी कंसल्टेशन नहीं है, मतलब कंसल्टेशन मैंडेटरी है, रादर डिसीजन जो है वो डिस्क्रिशन पर लिया जा सकता है। जैसे कि ये सारे के सारे अलग है, याद करने की जरूरत नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू गिव दिस कॉन्सेप्चुअल आइडिया याद रहना चाहिए कि देर आर सर्टेन सिचुएशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर गवर्नर हैज टू मैंडेटोरली कंसल्ट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट कैन टेक अ डिसीजन ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठावाड़ के लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो महाराष्ट्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस तो करेंगे, कंसल्ट करेंगे, बट उसके बाद डिसीजन अपनी चॉइस से ले सकते हैं। गुजरात में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड सौराष्ट्र और कच्छ के लिए, सिमिलरली वही वाली बात है। कर्नाटका में हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए। नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड टिल इंटरनल डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट इन द ट्वेनसंग एरिया, एंड सिमिलरली आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दीज आर नॉट सम, ये किसी लॉ के रेमिफिकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, ऐसा स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। सो वाइल अंडरस्टैंडिंग गवर्नर यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड इन द कंपैरेटिव रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, इसीलिए जब क्वेश्चन आएगा तो वो गवर्नर से एसोसिएटेड ज्यादा आएगा, क्योंकि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। सो दे वुड एक्चुअली लाइक टू आस्क कि क्या क्या होती है। पार्डनिंग पावर्स में भी ये आज का होमवर्क है। पार्डनिंग पावर्स इज द होमवर्क ऑफ द टुडे। हमें पार्डनिंग पावर्स हमेशा पढ़ें, जब भी पढ़ें तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़े, लेकिन उसमें खास नहीं, एक ही डिफरेंस निकलेगा। गवर्नर कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस। इंडिया में अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिल जाती है तो वो एक मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट डिपेंडिंग ऑन द केस बेसिकली उसको पार्डन कर सकता है, माफ कर सकता है कंप्लीटली। अब गवर्नर के पास ये पावर सिर्फ और सिर्फ देश में प्रेसिडेंट के पास है टू पार्डन द डेथ सेंटेंस। गवर्नर के पास ये पार्डनिंग टू डेथ सेंटेंस की पावर नहीं होती है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, गवर्नर डेथ सेंटेंस का और कुछ कर सकता है, वो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। मतलब कि वो डेथ सेंटेंस को उम्र कैद में बदल सकता है। कम्यूट कर दिया उसने, डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, अभी नहीं 2 साल 3 साल 4 साल के बाद होगी। ही जस्ट कैन नॉट पार्डन इट। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट पार्डनिंग, मतलब ये माफी मिल गई है। लीगली स्पीकिंग जिस भी इंडिविजुअल को डेथ सेंटेंस का पार्डन मिलता है, लीगली ऐसा माना जाएगा कि उसके ऊपर कभी कोई केस हुआ ही नहीं, मतलब कि वो क्रिमिनल था ही नहीं। लीगली स्पीकिंग दैट वुड बी द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन। तो जो पार्डनिंग है वो गवर्नर नहीं कर सकता है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ ओनली प्रेसिडेंट। बट उसके बावजूद भी गवर्नर डेथ सेंटेंस के केस में सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है। प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी जो कि डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकती है। गवर्नर की पार्डनिंग पावर ऑब्वियसली कोर्ट मार्शल की जो पनिशमेंट होती है उसके ऊपर एक्सटेंड नहीं होती है। अब देखो यहां पे एक छोटा सा फैक्चुअल पॉलिटी से एसोसिएटेड के है। सेक्शन 433A
आईपीसी का जो सेक्शन 433A का है, उन्होंने कहा था कि प्रिजनर सेंटेंस कैन बी रिमिटेड ओनली आफ्टर 14 ईयर्स। 14 साल की सजा काट चुके होंगे इस प्रिजनर्स, उसके बाद ही बेसिकली वो मर्सी पेटिशन अपने गवर्नर के सामने लगाएंगे, और तब अगर रेमिटेंस उसका करना है, कम करना है या उसको चेंज करना है, हार्शर पनिशमेंट से लीनियंट पनिशमेंट देनी है, तो 14 साल के बाद होगा। लेकिन गवर्नर की पावर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, गवर्नर कैन एक्चुअली पार्डन प्रिजनर्स बिफोर दे हैव सर्व्ड 14 ईयर्स। स्पेसिफिकली ये बात ध्यान रखना कि गवर्नर कैसे पार कर सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है एक लोकायुक्त एक्ट ऑफ केरला को, जो कि ऑर्डिनेंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और जिसमें जो केरला के लोकायुक्त हैं उनकी बेसिकली पावर्स को थोड़ा सा कर्टेल कर दिया गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। लोक, द नेम इट्स इन द नेम इटसेल्फ। लोक मींस पीपल, पाल मींस काइंड ऑफ अ फ्रेंड, काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टर फ्रेंड। लोकपाल मतलब कि लोगों का प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर फ्रॉम व्हाट? टेक्निकली फ्रॉम द करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? टेक्निकली फ्रॉम द करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। करप्शन का मतलब क्या होता है? मिसयूज और अब्यूज ऑफ द पावर। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ वेरी कॉमन डेफिनेशन, राइट? मिसयूज, अगर कोई अपनी गवर्नमेंटल पावर का मिसयूज करता है, अब्यूज करता है, उसको अपने पर्सनल पब्लिक पावर को प्राइवेट बेनिफिट के लिए यूज करता है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द करप्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम अपनी किताब में पढ़ेंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं, ये फिनलैंड, नॉर्वे वाली जो कंट्रीज हैं, ऊपर नदर्न यूरोप में जो होती हैं, वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया था ओम्बड्समैन का। ओम्बड्समैन, ठीक है? वहां पर एक ऑफिस है, ओके, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज ओम्बड्समैन देयर। तो वो जो ओम्बड्समैन का ऑफिस है, वहां के जितने भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं उनके ऊपर नजर रखता है, प्रोटेक्ट करता है वहां पे करप्शन से। सो फॉर एग्जांपल, वहां के कोई जज है, तो अगर जज करप्शन करता है तो ओम्बड्समैन कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर करप्शन करता है तो ओम्बड्समैन कैन टेक, अगर कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन करता है तो ओम्बड्समैन कैन टेक एक्शन ओवर देम। इसी आइडिया को कि जो बड़े बड़े पब्लिक फंक्शनरी हैं, अगर वो करप्शन करते हैं, जो सी दीज पीपल हैंडल द पुलिस इटसेल्फ। पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी जब अपने ही, उनके ही ऊपर पुलिस के ऊपर ही ये लोग बैठे होते हैं। ऐसे में ये कॉन्सेप्ट आया था ओम्बड्समैन का कि इन सब के ऊपर जो बड़े बड़े पब्लिक फंक्शनरीज हैं, ये करप्शन करे तो इनके ऊपर नजर रखने के लिए कौन है। सो द आइडिया केम अप इन द नेम ऑफ द ओम्बड्समैन। इंडिया में ओम्बड्समैन दो तरीके से यूज होगा, ठीक है? वहां पर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ओम्बड्समैन है, उसको देश इंडिया में कहा जाता है लोकपाल, ठीक है? हमारे यहां पर जब आप न्यूज़पेपर में कभी भी ओम्बड्समैन का न्यूज़ सुनोगे तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि यूजुअली कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए होती है। आरबीआई, IRDAI, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो आरबीआई का एक ओम्बड्समैन होता है जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन कहलाता है। तो बैंक्स के ऊपर ICICI बैंक, SBI बैंक, HDFC, इनके ऊपर नजर रखता है कि भाई ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दैट सेम कॉन्सेप्ट was supposed to be brought into the public life, और एक नया इंस्टीट्यूशन बनाना था लोकपाल और लोकायुक्त का, जो कि पब्लिक फंक्शनरीज के लिए इस प्रकार के करप्शन के स्टेप्स ले सके उनके अगेंस्ट। अब ये जो था लोकपाल, एक ओम्बड्समैन की तरह कॉन्सेप्ट था। सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है उसको लोकपाल कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में होता है उसी चीज को लोकायुक्त। तो मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट में उस इंस्टीट्यूशन को लोकपाल कहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट में उस इंस्टीट्यूशन को लोकायुक्त कहेंगे। LM सिंघवी के द्वारा ये टर्म कोइंड था। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट था वो 2013 में बनाया गया और 2014 से बेसिकली इफेक्ट में आ गया। आइडिया ये था कि एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा लोकपाल का। एक्ट ने बोला कि लोकपाल होगा यूनियन के लिए और लोकायुक्त होगा स्टेट्स के लिए, जो कि पब्लिक फंक्शनरी के अगेंस्ट जो भी करप्शन की एलिगेशंस होगी उनको देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना और पढ़ना, वो ये है कि लोकपाल का कंपोजिशन क्या है। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर होते हैं, ठीक है? जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, 50% नॉन जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। मिनिमम एज है 45 साल, मैक्सिमम एज है 70 साल। एक आदमी 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसके बाद उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट बात है कि 50 मेंबर SC, BC, ST, विमेन और माइनॉरिटीज में से होने चाहिए, 50% ऑफ द 9। जुडिशियल मेंबर्स का मतलब है या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर हो। नॉन जुडिशियल मेंबर का ऐसे लोग जिनको 25 साल से अधिक का एक्सपीरियंस हो एंटी करप्शन, विजिलेंस या फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। इन लोगों को अपॉइंट कैसे किया जाता है? इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए है एक सिलेक्शन कमेटी जो कि इन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उस सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के स्पीकर होंगे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद नहीं हो सकते तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज को नॉमिनेट कर सकते हैं, और कुछ एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये लोग
एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। एक दूसरी कमेटी जो कि ये है आइडेंटिफाई करने के लिए कमेटी, जो कि असिस्ट सिलेक्शन कमेटी है। इसके बाद जो ये सिलेक्शन कमेटी है, ये वाली सिलेक्शन कमेटी जिसपे प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, इनको रिकमेंडेशन दी जाएगी कि दीज आर द पीपल हु कैन बी मेड लोकपाल, और यूनियन में लोकपाल बनाया जा सकता है। ये वाली जो रिकमेंडेशन है ये नॉन बाइंडिंग है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि ये इन आदमियों को, बेसिकली प्रेसिडेंट विल अपॉइंट फाइनली द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल। ये बात समझ गए ना कि भाई देखो, दो कमिटीज हैं, एक तो है सिलेक्शन कमेटी और एक है कमेटी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए सर्च जो कमेटी है, ये रिकमेंडेशन देती है प्राइम मिनिस्टर को, या रिकमेंडेशन देती है अपॉइंटमेंट कमेटी को कि दीज आर द पीपल हु शैल एक्चुअली बी अपॉइंटेड टू द लोकपाल। ये रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग है, तो वो हो सकता है 10, 15, 20, 25 लोगों की रिकमेंडेशन दे दे। उसमें से प्राइम मिनिस्टर को कौन सा चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, वो उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे कि अपॉइंट दीज पीपल एज लोकपाल टू द प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास तो सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, वो बेसिकली उनके ऊपर बाइंडिंग ही होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर। सो दैट वुड एक्चुअली बी स्पेसिफिकली बाइंडिंग ऑन हिम। अब लोकपाल और लोकायुक्त की ज्यूरिसडिक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकपाल प्राइम मिनिस्टर और जो भी हमारे सारे मंत्री हैं, एमपी हैं, ग्रुप ABCD के जितने भी ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और NGO जिनमें 10 लाख से ऊपर अधिक की डोनेशंस आती है, उन सब के ऊपर अगर कोई करप्शन का केस आता है तो उसको बेसिकली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ऑल अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एक्स्ट्रा लीगल, ऑल अथॉरिटीज फंडेड बाय गवर्नमेंट, उनको भी बेसिकली किया जा सकता है। अब यहां पे स्पेसिफिकली बात याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सी इम्यूनिटीज है। प्राइम मिनिस्टर का जो काम है, एटॉमिक एनर्जी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेस और पब्लिक ऑर्डर, इनसे एसोसिएटेड अगर कोई मुद्दा लोकपाल के पास आता है तो ये लोकपाल इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। हाँ, इसके बाहर अगर कोई the special thing about Lokpal is that कि Lokpal has power to investigate Prime Minister for the corruption charges. So the special thing about the Lokpal is that Lokpal has powers to investigate Prime Minister on the charges of corruption. That is why we are actually studying it. उसकी importance basically यही है। इसमें importance में प्राइम मिनिस्टर तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, बाकी तो अगर कोई बॉडी प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है तो ऑब्वियसली बाकी के बचे हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी वही करेगी, और कौन करेगा। अब लेकिन उसमें कुछ सर्टेन इम्यूनिटीज भी है, जैसे कि, और जो कि क्वेश्चन में प्रीलिम्स में पूछने की ज्यादा संभावना है, एटॉमिक एनर्जी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेस और पब्लिक ऑर्डर। इनसे संबंधित अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ काम कर रहे हैं, Those complaints cannot be taken by the लोकपाल। वहां पे इम्यूनिटी है प्राइम मिनिस्टर को इसके अगेंस्ट। उसके अलावा जो लोकपाल होता है उसको CBI के ऊपर सुपर इंटेंडेंस मिलती है। दे हैव पावर टू गिव डायरेक्शंस टू बी दी CBI, सिविल कोर्ट की तरह माने जाएंगे। बट असली जो प्रॉब्लम है वो है कि लोकपाल के पास सुओ मोटो पावर्स नहीं है। सुओ मोटो पावर्स कहने का मतलब है कि लोकपाल खुद अपने आप कंप्लेंट्स नहीं ले सकता है, खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस दे रिसीव अ कंप्लेंट टू देम। उनको खुद कोई कंप्लेंट करेगा तभी वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बिना वो नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई लोकपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके उनकी पावर्स को, अब उन्होंने लोकपाल नहीं, उन्होंने लोकायुक्त की पावर को थोड़ा सा, ऑब्वियसली क्योंकि स्टेट में लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त की पावर को थोड़ा सा कर्टेल करने की कोशिश की है। लोकपाल, आपको अगर याद होगा तो 2010-11 के समय में एक अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मूवमेंट चली थी, उसकी मेजर डिमांड थी, उसकी प्राइमरली ऑब्जेक्टिव, उस सोशल मूवमेंट की जो मेजर डिमांड थी वो थी कि लोकपाल और लोकायुक्त बिल को पास कीजिए। लोकपाल और लोकायुक्त बिल तो पास हो गया, 2013 में पास हो गया था, 2014 से बेसिकली इन इफेक्ट भी आ गया था, लेकिन 2014 से लेके 2019 तक तो कोई लोकपाल इसमें अपॉइंट ही नहीं किया गया था। एंड इफ यू put in from the main perspective, a question can come कि basically लोकपाल has not been exactly a successful institution, या उसने basically कुछ खास अचीव नहीं किया है, but rather that is for the mains के लिए अलग बात है, वो critical analysis है। for till then you'll actually have to focus on the, अभी हम 5 जून के बारे में बात करते हैं तो प्रीलिम्स से एसोसिएटेड फोकस, जहां पे एक बात, ये बात ध्यान याद रखना कि 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लोकपाल के बारे में कि किस किस केस में प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी मिली हुई है, पहली बात हो गई। दूसरा, उनके पास सुओ मोटो पावर्स नहीं होती हैं, मतलब दे कैन नॉट टेक देयर ओन जजमेंट। उनके पास अगर कंप्लेन आएगी तभी बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कंप्लेंट को। I hope the PDF, you can find the PDF of these Lux 2022 series on this Telegram channel. If you have some questions, you can also hit me on this Instagram handle.
Lux 2022, right? We're trying to do the current affairs of last 1 year, news also, and the static portion also, because that is how usually the current affairs should always be done, like that. 6 p.m. and 11 a.m. Remember that. I can guarantee you, अगर आपने सिर्फ एक महीने की क्लासेस है, अगर आप करंट अफेयर रिवाइज करना ही चाहते थे, कर ही रहे थे, तो you should actually follow it. You do also share the videos to your friends जो भी UPSC प्रिपेयर कर रहे हैं, even for the next year. The same thing will obviously be helpful for the next year, but हाँ, इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होगी. If you have any other suggestion, any other question, you can also ask in this YouTube video below the comments. I will see you in the next class. Have a nice day.